दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल है और हलचल इस कदर है कि विरोधी भी एक तरह से सकपकाए हैं कि इसका तोड़ कैसे निकालें। महाराष्ट्र में दो भाई जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी थे और बाला साहब ठाकरे के खानदान से हैं। महाराष्ट्र की जनता उन पर नजरें टिकाई थी, लेकिन दोनों के रास्ते बाला साहब के रहते हुए ही अलग हो गए। अब दोनों एक साथ आए हैं लंबे अरसे के बाद, और बीएमसी चुनाव में उन्होंने साथ लड़ने का ऐलान किया है। क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मयूर परिख, जो बहुत करीबी से पूरी राजनीति पे नजर रखते हैं। परिख साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। परिख साहब, बताइए कि दोनों भाइयों का साथ आना क्या बताता है, क्या फर्क पड़ेगा और कैसे फर्क पड़ेगा? देखिए, कमजोरी आपको साथ लाती है, मजबूती आपको अलग करती है। जब राज बिल्कुल। ठाकरे इनको लग रहा था कि वो मजबूत हैं, वो बाला साहेब ठाकरे के असली वारिस हैं, वो अलग हो गए। जब उद्धव ठाकरे इनको लगा कि मैं मजबूत हूं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने कभी राज ठाकरे के सामने मुड़कर देखा भी नहीं। हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव भी अगर देखें जी। तो जो राज ठाकरे इनके सुपुत्र हैं, अमित ठाकरे, वो भी चुनाव हार गए। हम्म। और वो वहीं से हारे जहां पे उनका निवास स्थान है। इससे ये बात साबित हो गई कि उनका कोई वोट बेस नहीं है। जहां पे रहते हैं वहीं के लोग का मत उनके साथ संपूर्ण रूप से नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल जो है वो वर्ली में रहा। वर्ली में हालांकि आदित्य ठाकरे चुनाव जीत गए, लेकिन मंत्री होने के बावजूद कोई ऐसे कन्विंसिंग वोट से नहीं जीते। जैसे तैसे करके आगे पीछे होते होते उनकी गाड़ी निकल गई। इतना ही नहीं, लोकसभा में जो पुश मिला था, विधानसभा हम्म। में उतना ही बैक हो गया। हम्म। तो कुल मिलाकर के राज ठाकरे इनके पास मुंबई में एक भी कॉरपोरेटर नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, एक भी बिल्कुल। एमपी नहीं है। उद्धव ठाकरे न केंद्र में सत्ता में है, न राज्य में सत्ता में है, न मुंबई महानगर पालिका सत्ता में है। ऐसे में नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को मुंबई अगर महानगर पालिका में तो है शिवसेना। नहीं 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 नहीं, मुंबई महानगर पालिका कब की भंग हो चुकी है। इस समय वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, यानी कि डायरेक्ट राज्य सरकार का कंट्रोल है। अच्छा। 2022 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने थे। ये हम्म। साल 2025 आ गया, अब तक पालिका के चुनाव हुए नहीं है। तो जब भंग हुई थी उस वक्त उद्धव की पार्टी वहां थी, हाँ जी। सत्ता में। हाँ जी। राइट। हाँ तो जी। लंबे लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में एक चीज जो परीक्षा साहब ये है कि राज्य की सत्ता किसी के पास हो, महानगर पालिका पे ये ठाकरे ठाकरे परिवार का कब्जा रहा है या शिवसेना उस पर काबिज रही है। वर्तमान हालत ये है कि शिवसेना ही दो भागों में टूट चुकी है, एनसीपी दो भागों में टूट चुकी है, और बीजेपी बहुत मजबूती से आ, वर्चस्व बढ़ा रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो आज की तारीख में सिर्फ, चूंकि मुंबई महानगर पालिका है तो मुंबई गढ़ है, मुंबई के क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में शिवसेना का टूटना, एनसीपी का टूटना और अब चुनाव होना, इसमें और वोट बैंक मराठी होना, साथ आने का क्या फर्क पड़ेगा उस वोट बैंक के लिहाज से, बताएं। देखिए, सबसे पहले एनसीपी का टूटना कितना इफेक्ट, जीरो इफेक्ट। क्योंकि ओके। मुंबई महानगर पालिका में 6-7 कॉरपोरेटर हैं। और हम्म। ये भी वो वाले कॉरपोरेटर है जो निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी जीत जाए। खुद अजित अच्छा। पवार ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, हम महाराष्ट्र में किंग मेकर हैं, हम्म। लेकिन मुंबई के अंदर हमारा वजूद ही नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। हम्म। और उन्होंने ये भी कहा था कि अपने को यहां से आगे बढ़ना चाहिए, जो नहीं बढ़ पा रहे हैं ये गलत है। ठीक है। तो एक तो एनसीपी का कोई असर नहीं है। जहां तक बात है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इन दोनों के अलग होने की, हम्म। तो आपको बता दूं मैं, ओरिजिनली 84 कॉरपोरेशन की सीट पे उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव जीती थी। 84 से उनको मिल गए एमएनएस के सारे कॉरपोरेटर। एक कॉरपोरेटर के छोड़ के बाकी सारे कॉरपोरेटर जो थे वो हम्म। समाहित हो गए उद्धव ठाकरे के साथ। और निर्दलीय यहां वहां से वगैरह जो भी आए वो 99 पे पहुंच गए। ठीक है।
पॉइंट ये है कि अब उन 99 में से 44 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। अब ये अच्छा। पालिका का चुनाव है। हम्म। ये आप ऐसा न समझे कि ये चुनाव जो है वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव है। हम्म। ये पालिका का चुनाव है। पालिका के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। अब ये ठीक। 44 लोग, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये 44 लोग जो है वो जीरो है, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों के साथ में आने के बाद मराठी वोट बैंक एक साथ हो जाता है, हम्म। तो इनको वोट कौन देगा। हम्म। मुद्दा ये है, भाई 5 आदमी को तो पानी का कनेक्शन दिलवाया होगा, हम्म। 15 झोपड़पट्टी में तो लादीकरण किया होगा, हम्म। 100-200 का तो रेशनिंग कार्ड का काम किया होगा। तो ये तो वोट बेस है, तो होता ही है ना, वो पर्सनल वोट बेस होता है। तो ये वोट बेस तो वहां से कटेगा। हम्म। अब जो बात है कि एमएनएस और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आ जाएं, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो लगभग 15 से 25 जितनी सीटें हैं, हम्म। जो पिछले चुनाव के मुकाबले गणित में हार सकता है बीजेपी। कितनी सीटें? 15 से 25 के बीच? 15 से 25। और बहुमत और के लिए ये कितना बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए? 227 सीट है, 115 की आवश्यकता होती है। ओके। 114 115 की आवश्यकता होती है। यहां तक तो कोई नहीं पहुंचा है। हम्म। यहां तक तो उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे, यहां तक तो एमएनएस तो भूल ही जाओ, यहां तक हम्म। तो बीजेपी भी नहीं पहुंची, यहां तक तो कांग्रेस भी नहीं पहुंची। ठीक। तो अंत में तो गठबंधन करना ही करना है। ठीक है। अब आपको मैं मूल प्रश्न पे आता हूं, हम्म। जिसका जवाब आप मुझसे सुनना चाहते हैं। जी। मुंबई में 34 से 36% मराठी वोटर है, हम्म। 19% मुस्लिम वोटर है, 18% उत्तर भारतीय वोटर है, हम्म। 16% गुजराती वोटर है, 8% के आसपास साउथ इंडियन, क्रिश्चियन, सिख वगैरह अन्य वोटर है। हम्म। ऐसे सब कुछ मिलाकर के उनका वोट कॉम्पोजिशन होता है। अब इनका दावा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ में आ गए तो ये 34% वोट एक साथ आ जाते हैं, तो ये चुनाव जीत जाते हैं। और ये बात जो है वो आंकड़ों के आधार पे तो सही दिखती है, हम्म। और ग्राउंड लेवल पे आज की तारीख में भी ये बात ठीक लगती है। लेकिन जब पोलराइजेशन का जवाब एंटी पोलराइजेशन से होता है, तो सामने भी तो 30% इकट्ठा हो गए, और आपके 34% में सीट बाय सीट बेसिस पे अगर 5% भी मराठी यहां से वहां हो जाते हैं, तो आपकी हार तो तय है। कुल मिलाकर के ये पालिका चुनाव में सबने अपनी अपनी पोजीशन बनाई है। सभी कोई अपने तरीके से अपना चुनाव किस बिसात पे लड़ेंगे, किस लाइन हम्म। पे लड़ेंगे, ये मुद्दा है। अब ये खेल यहां से आगे बढ़ना है, और आगे की राजनीति आने वाले समय के साथ अनफोल्ड होगी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है इस समय। यही आपके सवाल का जवाब है कि पक्का जवाब नहीं है। नहीं तो अभी एक चीज जो, चूंकि राज ठाकरे साथ आए हैं, अब तक वो अलग लड़ते रहे, अपनी अलग अस्तित्व की तलाश में रहे, थोड़े सीट भी जीते थे। लेकिन उसके बाद अचानक वो ठंडे हो गए, और उनसे जब प्रश्न पूछा जाता था, पत्रकार पूछते थे, तो वो बताते थे मेरी पार्टी है, मेरी रणनीति है, मैं तय करूंगा कितने पे लड़ना है, कितने पे नहीं लड़ना है, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी ये मैं तय करूंगा, आप क्यों चिंतित होते हो। तो उस वक्त उस पत्रकारों के सवालों का एमएनएस की स्थिति पे ये जवाब दिया करते थे। लेकिन आज जब वो साथ आ गए हैं, तो जाहिर है वो अपनी स्थिति सुधारना भी चाहते हैं। और जब उनके ही शिवसेना, जिसमें वहां वो पले बढ़े, उनके चाचा की पार्टी, उनकी जिसमें वो असली वारिस कहे जाते थे कभी, आज उसके सामने ही संकट है कि जहां से सबसे ज्यादा मोटी कमाई आती है वहीं अब हाथ से न छूट जाए। राज्य की सत्ता में तो ऊपर नीचे चलता है, लेकिन शिवसेना ने बहुत लंबे समय तक बीएमसी को अपनी पकड़ में रखा है। और जिसे सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसी को आप गद्दार की संज्ञा दे रहे हैं। क्योंकि वो उसे गद्दार गैंग कहा जा रहा है कि इन्होंने उस वक्त छुरी छुरी भोंकी जब मेरे रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन हुई थी, मैं गर्दन तक हिला नहीं पा रहा था, उस वक्त ये चले गए सूरत, सूरत से आसाम चले गए। तो अब महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुके हैं विधानसभा में, जिसपे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बड़े पैमाने पर वोटर्स को ऐड किया गया, और
ऐसे ऐड किया गया कि जो लोकसभा चुनाव पे हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो धरी की धरी रह गई। तो दो बात है, एक तो वोटर लिस्ट में हेरफेर की बात है, और दूसरी बात यह है कि दो भाइयों के साथ आने से एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल बॉन्डिंग की बात है। साथ में ऐसे भी छवि पेश करेंगे कि देखो एक गद्दार था जिस पे इतना भरोसा किया, वो अब बीजेपी के साथ भाग गए। क्या उसका क्या असर रहेगा? मेरा सवाल लंबा है, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर, क्योंकि आप लंबे समय से इसको देख रहे हैं, तो आप जमीन की असली बात बता सकते देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप वगैरह ना बड़ा ही बहुत बार हास्यास्पद टर्न ले लेता है। समझ रहे हैं आप? अभी देखिए, जब किसी आदमी पर केस होता था महाराष्ट्र में, तो संजय राउत कहते थे कि मराठी माणूस को टारगेट करते हैं, मराठी माणूस को टारगेट करते हैं। हैं। यस यस यस, ठीक। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मराठी माणूस पर केसेस करना शुरू किया, तो संजय राउत ने कहा ये महाराष्ट्र है और उसमें सारे के सारे तो मराठी ही हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये तो शब्दों का खेल है ये। और जहां तक बात है सेंटीमेंट की, यस, सेंटीमेंट जागरूक हुए हैं, लेकिन किसमें जागरूक हुए? शिवसेना के कार्यकर्ताओं में, शिवसेना के पदाधिकारियों में, कुछ प्रमाण में वोटरों में। मराठी आदमी शिवसेना के साथ है, मराठी आदमी ये, मराठी आदमी वो। तो यही मराठी आदमी क्या विधानसभा में वोट नहीं करता? विधानसभा क्यों आ रहे? यही मराठी आदमी क्या लोकसभा में नहीं वोट करता? आखिर आप मराठी मराठी की बात करते हो, तो क्या बीजेपी को वोट देने वाला मराठी नहीं है? नितिन गडकरी मराठी नहीं है? देवेंद्र फडणवीस मराठी नहीं है? एकनाथ शिंदे मराठी नहीं है? हम्म। बताइए, ये सारे तो सारे, अतुल भातखलकर मराठी नहीं है? सब नहीं मराठी उसमें, ही तो है। हाँ उसमें ये बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र है तो सभी के सभी मराठी है। नहीं वो बात तो अपनी सहूलियत की राजनीति तो हर कोई करता है, ये तो सही बात, राजनीति सहूलियत की होती है। लेकिन उसमें ये बात है कि अ, राज ठाकरे अलग हुए थे तो वो साथ में आए, तो एक तो पुश आप खुद मान रहे हैं कि वो है, सेंटिमेंट्स जागृत हुई है, आप मान रहे हैं। तो ऐसे में शिंदे जी के कैंप में क्या चल रहा है? क्योंकि शिंदे जी अब तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, शिंदे जी डिप्टी सीएम है। और बीजेपी में जो हाल फिलहाल एक बयान आया था देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा के पटल पर, तो उन्होंने कहा कि उद्धव जी से इस बार तो अब जगह नहीं है, आप हमारे साथ ही आ जाइए। अभी तो हम जिस कुर्सी पे हैं अभी जगह नहीं है, अगली बार देखेंगे, लेकिन अभी आप आ सकते हैं हमारे साथ। तो ये पैंतरेबाजी क्या हो रही है? बीच में वो उद्धव से भी मिले, उद्धव साहब को फडणवीस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मंच पे जाते हैं तो शिंदे साहब अपना चश्मा साफ करने लगते हैं। देखिए, मैं एक भद्दा सा उदाहरण देना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है या नहीं, लेकिन मैं देना जरूर चाहता हूं। आपने बहुत लंबे टाइम तक सिनेमा को, बॉलीवुड को कवर किया है ना श्वेताब जी? बिल्कुल। तो आप राखी सावंत को भी कवर करते थे। जी जी। क्यों? वो कुछ ना कुछ तमाशा करती रहती थी, हम्म। कुछ ना कुछ फोटो अपॉर्चुनिटी देती थी। उसको सुर्खियों में रहना आता है उनको अभी भी। हाँ, हुआ ना, आपका जवाब आ गया। जावेद हमें उर्फी एकदम क्या करती? जावेद उर्फी वो क्या करती है? वो भी वही करती हैं, कुछ और बराबर है। नए लेवल पे जाके करती हैं। हाँ, अब ये सिनेमा से है तो सिनेमा लेवल पे तमाशा करते हैं, ये पॉलिटिक्स में है तो ये पॉलिटिकल लेवल पे करते हैं। इसको ज्यादा डीपली नहीं लेना है। ये आया ठीक। और गया। हेडलाइन बटोरो अभियान के तहत ये सारा कार्यक्रम होता है। एक दो दिन तक वो न्यूज में छाए रहते हैं। सारे के सारे एनालिस्ट, अरे बाप रे ये होगा वो होगा। अरे भाई, अगर आपको उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना होता, तो आप पहले हम्म। ही 2.5 साल की टर्म में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री दिए होते और दूसरे 2.5 साल में एग्जैक्ट आप बन गए होते। एग्जैक्टली, और उद्धव इसी जब बात पे अलग वहां हुए पर थे। नहीं दिया तो यहां पे क्या देंगे? तो कॉमन सेंस की बात है। हम्म। दोज हु मेक हेडलाइन नेवर मेक्स हिस्ट्री, एंड दोज हु मेक्स हिस्ट्री नेवर कम्स इन हेडलाइन। अरे तो परीक साहब तो आवाज आ रही है? तो हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। हाँ। तो अब आगे का एक तो भविष्य आपने कह दिया, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक तड़का है, सियासी तड़का है, जायका का तड़का, कि चलो भाई साथ आगे देखते हैं क्या उथल पुथल मचता है। और एक बात ये भी है कि मैंने चूंकि अभी मैं मुंबई से तो नोएडा आ चुका हूँ, तो एक बात ये भी है कि वहां अखबार में चला कि पहले तो मनसे कार्यकर्ताओं ने मराठी के मुद्दे पर दो चार वीडियोस बनाए,
हाँ, हेडलाइंस बन गई। उसके बाद राज साहब ने कह दिया है कि भाई ये सब वीडियो वीडियो बंद करो, ये सब करना बंद करो। मुद्दा भी, और सरकार ने भी कुछ कदम उठा लिए कि वो मुद्दा फिर जो उफान ले रहा था फिर सामान्य हो गया है। लेकिन मुद्दा तो जागृत हो गया, हेडलाइंस तो बन ही गई है। तो इनकी जो युति है अगर उद्धव राज साथ रहते हैं तो वो किस पे निर्भर करेगा, इसके इलेक्शन के परिणाम पर, या अभी दोनों की स्थिति ऐसे है कि दोनों को चाहिए मजबूत सहारा? देखो, अभी भी ऑफिशियली दोनों साथ आए नहीं है। उद्धव सं, ठाकरे ने अपनी राउत स्पीच में अपनी राउत ने स्पीच में कहा था, संजय राउत ने कल। संजय राउत बीजेपी, संजय राउत जो है वो यूबीटी सेना से है, वो एमएनएस से थोड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और राज ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में मंच से कह दिया कि हम मराठी मुद्दे पर साथ में आए हैं। हम्म। आने वाले दिनों में क्या होता है किसे पता। अल्दो इन दिनों में वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में धीरे धीरे ही सही गठबंधन जो है वो होने की संभावना अधिक बलवत्तर है। हम्म। लेकिन मुद्दा यह है कि राज ठाकरे इज नोन फॉर हिज यू टर्न्स। ओके। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में प्रचार किया, चुनाव न लड़ते हुए। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समर्थन में चुनाव में प्रचार किया, न चुनाव लड़ते हुए। फिर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ गए, कभी एनसीपी के खिलाफ गए, कभी उद्धव के खिलाफ गए। वो वो करते हैं जिसकी जरूरत उन्हें है। एक बॉटम लाइन क्लियर कर लो आप। हम्म। और इसीलिए मेरा मानना है कि सिम्टम्स दिखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर कर दो, खत्म करो बात को। शिवसेना ओके। को जल्दी है, शिवसेना जल्दी में है। उद्धव ठाकरे जल्दी में है, ओके। संजय राउत जल्दी में है। हम्म। एमएनएस जल्दी में दिख रहा है क्या? नहीं। तो खैर, अब वैसे संजय राउत के बयान को देखे तो वो, चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन तो नहीं कहा था, वो मराठी के मुद्दे पर स्पेसिफिक रहे थे दोनों, और किसी पार्टी का झंडा भी नहीं दिखा था वो मंच पे। लेकिन जो अंदाज था और जिस तरह से उद्धव ने राज का हाथ पकड़ के सामने ऐसे रखा था, वो अंदाज था कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे। खैर, तो हम ये फिलहाल ये मान लेते हैं क्योंकि राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा कि हम लोग ये साथ लड़ने की बात है और आगे भी कई महापालिकाओं में हम लोग इससे साथ में रहेंगे। अब आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में, कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें शरद पवार की भी पार्टी टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी टूट चुकी है। ठीक। सत्ता में आज शरद पवार परोक्ष रूप से है क्योंकि भतीजा पावर में है। सत्ता में कहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत करवाहट है, लेकिन एक तरह से शिवसेना का एक हिस्सा ही तो डिप्टी सीएम, जो कभी शिवसेना ओरिजिनल हुआ करता था, उसका है। और आज की तारीख में पार्टी भी उनके नाम पे है, सिंबल भी उनके नाम पे है। पिताजी को भी चुरा के ले गए हैं। फोटो भी बाला साहब ठाकरे की लगती है। तो उद्धव साहब के पास इससे बुरी स्थिति राजनीतिक तौर पे नहीं हो सकती थी। तो आगे का परिदृश्य महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे दिखता है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वोट चोरी के आरोप कांग्रेस पार्टी ने बहुत लगाया, और कांग्रेस साथ में, और कांग्रेस का कुछ वजूद महाराष्ट्र में अभी भी है, कांग्रेस एनसीपी का, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना कभी नहीं रही, आज भी नहीं है। उसका मेन क्षेत्र तो मुंबई जोन ही रहा है, मुंबई और उसके आसपास, लेकिन वो विचारधारा का प्रभाव महाराष्ट्र में है, लेकिन वोट के हिसाब से नहीं है। तो आगे कैसी रणनीति आप देखते हैं, एक। और दूसरा सवाल में इसके बाद। चलिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में इस समय स्थिर सत्ता है। हम्म। अगर एक नाथ शिंदे सरकार छोड़ के जाना चाहे, गुड बाय, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। हम्म। अगर अजीत पवार चल के जाते हैं तो गुड बाय, कोई जरूरत नहीं है। 130 से अधिक सीट बीजेपी जीत चुका है। हम्म। बहुमति का आंकड़ा 144 से एक ज्यादा, यानी 145 है। हम्म। सरप्राइजिंगली तीन चार बीजेपी के विधायक शिंदे ग्रुप से चुन के आए हैं, तीन चार चुन के आए हैं हम्म। अजीत पवार गुट से। अगर बिल्कुल। ये भी सरकार को समर्थन देते तब भी सरकार बनी रहती है। और हम्म। देखिए, कबड्डी की गेम आपने देखी होगी। कबड्डी की गेम में एक नियम होता है, ऑल आउट यानी ऑल इन। हम्म। राजनीति का भी वही नियम है। एब्सोल्यूट पावर्स, इसका मतलब इनसाइड राइवलरी। जब हम्म। एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है तो सामने राइवलरी होती है।
हम्म। सामने जब राइवलरी नहीं होती तो आपस में होती है, क्योंकि ये राजनीति का स्वभाव है। ठीक ठीक। राजनीति का काम ही ये है। ठीक है। तो इनसाइड राइवलरी में क्या चल रहा है? बीजेपी फडणवीस जी को सुनते ही कुछ फटकार कर लगी है। नहीं, ये सब मुझे बताइए, आज की डेट में महाराष्ट्र में ऐसा कोई कद्दावर दूसरा नेता का नाम लीजिए जो देवेंद्र फडणवीस को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो। आपको नहीं वो कोई तो नहीं दिखेगा इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी खबरें मैंने फिर कहा था कि हम्म। जावेद उर्फी और क्या कहते हैं, राखी याद की। सावंत, ये दोनों हेडलाइंस देती रहती हैं, तो ऐसे फटकार लगाई, चश्मा साफ कर लिया, आओ यहां बैठो। ये उनके लेवल की नौटंकी है, ये इनके लेवल की नौटंकी है, और बॉटम लाइन यही है जो मैंने आपसे कहा। अच्छा, आखिरी सवाल। अ, आखिरी सवाल ये कि राजनीति में जब कड़वाहट होती है तो दिलों में दूरियां बनती हैं, लेकिन राजनीतिक लोग जो इतने परिपक्व होते हैं उन्हें पता है कि वो क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मुझे जो एक दूर से बैठे एक मतदाता के तौर पर जो लग रहा था कि बीजेपी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी तोड़ती है, ऐसे आरोप लगे हैं, विपक्ष के लोग लगाते हैं। और उसके बाद जब वो टूट के इधर आ जाते हैं तो फिर वो हवा में साफ हो जाते हैं कि फिर उनका प्रेशर उन पे कम हो जाता है। तो क्या शिवसेना जो आज टूटी है, या एनसीपी जो आज टूटी है, क्या वाकई इतनी भ्रष्ट थी? अजित पवार के बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इतनी भ्रष्ट थी कि उनको ईडी के दम पर ईडी का जोर जरा सा ऐंठा कि ये सारे लोग हड़बड़ा गए और टूट गए। तो आज की तारीख में मेरा सवाल ये है, आज की तारीख में उद्धव और शिंदे, उनके दिलों की दूरियां वैसी ही हैं, या दोनों एक दूसरे का हाल समझते हैं कि वो क्यों गए और किस डर से गए? देखिए, दोनों अलग हो गए हैं, अब उनके रास्ते अलग हैं। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, जो उनकी ख्वाहिश थी। जो उनकी ख्वाहिश थी पूरी हो गई। उद्धव हम्म। होते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। बात हम्म। खत्म। हम्म। अब एक नाथ शिंदे, उनकी खुद की एक पॉलिटिकल सिस्टम है। वो खुद एक नेशनल पॉलिटिक्स में और रीजनल पॉलिटिक्स में अपनी वो जगह बना चुके हैं विच इज इक्विवेलेंट टू उद्धव ठाकरे। ऐसे में वो फिर से उद्धव ठाकरे के नीचे आना क्यों चाहेंगे भैया? कोई कारण नहीं है। राज ठाकरे अलग एंटिटी हैं, अलग राजनीति करते हैं, वो अलग है। और वो क्यों आना चाहेंगे साथ में? अभी सभी कोई एक बार अलग होने के बाद, बिछुड़ने के बाद अपनी खुद की सिस्टम बनाता है, अपनी सिस्टम में सेट हो जाता है। वो अपने हाथों से अपनी सिस्टम खत्म नहीं करते। तो ये मन अब मुटाव, ये वो वगैरह, वो सब जो नहीं जिंदगी नहीं, के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो वो फिर फिर नहीं आते। नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो मतलब वो दूरियां तो बरकरार हैं दोनों के बीच में, इतनी करवाहट तो हाँ, जो हमेशा। वो रहेगी, वो दर्द स्वार्थ रहेगा। साथ में लाता है, स्वार्थ अलग करता है, ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरा जो आपका सवाल था हम्म। कि क्या वाकई में ये इतना भ्रष्ट है वगैरह यस वगैरह, यस यस। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। कभी आपके अगल बगल में रहने वाले 90% पाने वाले लड़के को सड़क के ऊपर जाकर के हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो चिल्लाते हुए आपने देखा है? क्या आपने कभी देखा है किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को पुलिस स्टेशन में जाके नल के कनेक्शन के लिए झगड़ते हुए? क्या आपने देखा है श्वेताब जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ। नहीं मतलब मुझे तो ऐसा है, मतलब दिक्कतें हाँ, सबकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि। जो, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। जो मेरिट हाँ। लिस्ट में आता है हम्म। वो अपना करियर कहां परस्यू करता है? जिस मेरिट लिस्ट में आया उस पर परस्यू करता है वो। राइट। और राइट। जिसके पास कहीं करियर नहीं बचता वो कहां जाता है? वो राजनीति करता है। हो गई बात खत्म। नहीं तो इसका इस एग्जाम्पल से अलग भी एग्जाम्पल है, राजनीति करने वाले में वो क्षमता होती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से क्षमता नहीं होती, वो राजनीति करने वालों में समझ विकसित होती है। क्योंकि जब एक साधारण से ऑटो चलाने वाले शिवसेना में इतनी सूझबूझ पैदा करके शिवसेना के इतने दाएं हाथ बने, तो जाहिर है उसमें उनके अंदर वो काबिलियत थी, और काबिलियत काबिलियत थी तभी वो काबिलियत डेवलप की गई, और तभी वो इतने। 10वीं पास करते समय किसके पास कौन सी काबिलियत थी? ऑटो रिक्शा चलाते समय कौन सी काबिलियत थी? मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि राजनीति में आता ही आदमी तब है जब जब स्वार्थ सिद्धि उस हो। आदमी को कोई ना हाँ। कोई चीज हासिल करनी हो। आप मुझे बताइए,
सोशल चेंज के साथ में पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों का दौर खत्म हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, ये बात पहले भी कही गई थी। सोशल चेंज का दावा अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। जो जिस मुद्दे पे आए उसी मुद्दे के लपेटे में चले गए। आज बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा परीख साहब ये है कि बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती, और किस बिना पैसे वाला आदमी राजनीति में कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता। अरे राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, चुनाव लड़ना है तो चर्चा, पर्चा और खर्चा और तीनों खर्चा करना पड़ेगा। तीनों करना, और आज तो सबसे पहले खर्चा ही है। हाँ, तो तो इसलिए ये तो सब जो अलग हो गए वो वापस नहीं आने वाले। श्वेताब जी, टाटा बाय बाय हो चुका है। स्वार्थ साथ में लाएगा, स्वार्थ अलग करेगा, और इस हम्म। स्वार्थ की राजनीति में लोग कितने भावना में बहते हैं ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परीख साहब, आप महाराष्ट्र के मुद्दे पर जुड़े। ताजा तरीन और बेहद दिलचस्प मामला है ये, और लोगों की इस पे खास नजर। शुक्रिया बहुत बहुत। और जो ये हमारे दर्शक परीख साहब के साथ ये चर्चा देख रहे थे, अगर उन्हें ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद परीख साहब। धन्यवाद।